हेलो फ्रेंड्स, ये एक मैराथन वीडियो होने वाला है जिसमें हम कला शिक्षा को कंप्लीट रिवाइज यहाँ पर करने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट की बात करेंगे, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है और किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको पढ़ना है, याद करना है। सभी बिंदुओं को, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। इकाई 1 का नाम है कला क्या है। कला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। कला की परिभाषा को लेकर के, अर्थ और उत्पत्ति को लेकर के। यूनिट आपका 5 नंबर का है और 5 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है कला शब्द का अर्थ बताना है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो बताना है। तो देखिए, कला संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल या सुख देने वाला। इसके बाद में देखिए, संस्कृत साहित्य में ही कला शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। अंग्रेजी में कला को आर्ट का नाम से जाना जाता है और लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसमें आर्ट्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ शिल्प अथवा निपुणता विशेष से है, स्वर्णकारी आदि। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त ने इस बारे में कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति को ही कला कहते हैं। और इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर का भी कथन है कि कला में मनुष्य बाह्य वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूति की भी अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद में अगला कथन है टोल्स्टॉय का। इन्होंने कहा है कि अपने में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि तथा शब्द आदि के द्वारा दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। तो ये कथन भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ऑप्शनल प्रश्न, जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न है, उनमें आपको पूछ सकता है कि ये कथन, उपरोक्त कथन किसने दिया है। तो इस बारे में आपको इन तीनों कथनों का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कला का अभिप्राय यह नहीं है कि हम सब चित्रकार या मूर्तिकार बने, बल्कि कला तो हमारे जीवन निर्माण के लिए है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य सौंदर्य का और जीवन का बोध समझ सके, वह अपने लिए उत्तम से उत्तम चीजों का चयन कर सके और जीवन को समझ सके। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे सामने संस्कृति का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा के बारे में। तो देखिए, किसी देश की परंपरा, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, त्योहार एवं निवासियों का रहन सहन एवं खान पान आदि समन्वित रूप से संस्कृति कहलाता है। और इसके बाद में देखिए, आगे है संस्कृति शब्द सम प्लस क्रय प्लस ती से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से अलंकृत बनावट, अर्थात अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ या फिर अच्छे से संस्कारित किया हुआ, अथवा अच्छा आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद में देखिए, संस्कृति को अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहते हैं। यह विचार, ज्ञान, भावना, प्रथाओं और संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अतः संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है संवेदना क्या है। तो मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु को देख करके जो अनुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। संवेदनाएं अमूर्त होती है और हर क्षण बदलती रहती है। संवेदनाओं का जुड़ाव ज्ञानेंद्रियों से होता है। ज्ञानेंद्रियों के 5 भाग होते हैं। पहला है नेत्रेंद्रिय, यानी कि देखने से रिलेटेड है, और कर्णेंद्रिय है दूसरी, सुनने से रिलेटेड है, और घ्राणेंद्रिय यानी कि सूंघने से रिलेटेड है, और इसके बाद में त्वचा जो कि स्पर्श से रिलेटेड है, और जिह्वा जो कि चखने से रिलेटेड है। ये 5 आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, इस प्रकार भाव उत्पन्न इनसे ही होता है जब व्यक्ति अच्छे दृश्य देखता है, जैसे हरियाली, मेला आदि, तो उनके मन में भी सुखमय विचार उत्पन्न होते हैं। जब वह इसके विपरीत कोई करुणामय दृश्य को देखता है तो उसके मन में भी अलग अलग विचार आते रहते हैं और वह भी दुखमय हो जाता है। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है संवेदना में। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कल्पना क्या है। तो कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। यह केवल हमारे विचारों की ही उपज होता है। प्रत्यक्ष बातों के संबंध में इस प्रकार के विचार करने को ही कल्पना कहते हैं। बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। समय मिलते ही वह कल्पना के संसार में गोते लगाते रहते हैं। वह प्रत्यक्ष में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से प्रभावित होते हैं, कल्पनाओं में उनसे संबंध स्थापित कर उनके जैसा देखने लगते हैं। चित्रकार चित्र व प्रकृति का वर्णन करता है। ये सब बातें दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि कलाकार की सृजनात्मक शक्ति किसे माना जाता है। तो कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है, क्योंकि कल्पना वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध एक ही साथ एक साकार अथवा मूर्तिमान रूप में होता है और उसी के आधार पर कलाकार अपनी नवीन सृष्टि को रूप अथवा आकार प्रदान करता है। इसलिए कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जा सकती है। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है।
इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है कला के दृष्टिकोण से कल्पना का क्या अर्थ है। तो देखिए, कल्पना शक्ति कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है और कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक होती है। पदार्थ ज्ञान के लिए दृष्टा और दृश्य की आवश्यकता है। संवेदनशील व्यक्ति ही दृष्टा कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि कलाकार एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। इस प्रकार वह शक्ति जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है वह कल्पना कहलाती है। इसका विशेष अधिक प्रयोग किया जाता है। ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, कल्पना व यथार्थ में क्या अंतर है। इसके बाद में देखिए, कल्पना की पहले बात करते हैं। कल्पना वह शक्ति है जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। इसके लिए संवेदना आवश्यक है तथा इसको यथार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। कल्पना संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है। ये सब बातें आपको कल्पना में ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यथार्थ की। यथार्थ में देखिए, यथार्थ वह वास्तविकता जो प्रकट करने वाली शक्ति है। यथार्थ के लिए संवेदना आवश्यक नहीं होती है तथा यथार्थ को कल्पना में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। यह सीधे बुद्धि में स्थित होती है। ये सब बातें आपको यथार्थ में ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट कि शिल्प में कला शब्द किन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखिए, शिल्प में कला शब्द उन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है जिनके माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती है जो रसिक को रस का आस्वादन करा सके, जैसे चित्र, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, काव्य और नाट्य कला आदि। ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है, प्लेटो के अनुसार बच्चों में सौंदर्य भाव विकसित करने के लिए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो प्लेटो का दोस्तों मत था कि बच्चों की सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें नैसर्गिक ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कला उपयुक्त माध्यम है जो बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास, रचनात्मक क्षमता, खोजवर्ती इत्यादि के लिए प्रेरित करता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि सृजन क्या है। तो देखिए, सृजन से तात्पर्य है मौलिक रचना से। जब कोई बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक अनुभव को बिना दबाए जो कुछ स्वाभाविक क्रिया करता है उसे बालक का सृजन कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों सृजनात्मक कला क्या होती है। तो वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का निर्माण होता है सृजनात्मक कला की श्रेणी में आती है। सृजन की प्रवृत्ति मनुष्य की मूल पहचान है और आत्म अभिव्यक्ति इसकी अहम जरूरत है। इसकी प्रवृत्ति और आवश्यकता ने कला को जन्म दिया है। सृजनात्मक कला के दौरान जो सौंदर्य का तत्व उपजता है वह मनुष्य का मौलिक और आंतरिक व्यक्तित्व है। इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व के सौंदर्य को प्रकट करता है और अपने जीवन व वातावरण को सुंदर बनाता है। इस प्रकार से सृजनात्मक कला मनुष्य के जीवन को, व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है और मनुष्य की प्रगति का सूचक भी है। सृजनात्मक कला एक ऐसे मनुष्य को गढ़ने का माध्यम है जो बेहतर समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक लाइन और ध्यान रखनी है कि कला बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोजवर्ती इत्यादि को प्रेरित व पोषित भी करती है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सृजनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण हैं। पहला है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, और इसी के साथ में दूसरा है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, तीसरा है कल्पना की प्रक्रिया और चौथा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। ये 4 चरण भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है सौंदर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में सौंदर्य का वाचक शब्द एस्थेटिक्स है। इसका कोशगत अर्थ होता है कि वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। इसी के साथ में सौंदर्य बोध का अर्थ भी आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु, कृति या प्राणी का वह गुण जो वर्ण, आकार, रेखा जैसे रूप तत्वों में, लय, अनुपात जैसे गुणों के प्रभाव से या व्यवहार व मनोवृद्धि के बल पर इंद्रिय या मानसिक प्रसन्नता, ज्ञानवर्धन या संतृप्ति का अनुभव करवाए, सौंदर्य बोध कहलाता है। सौंदर्य बोध के प्रमुख स्रोतों का भी आपको ध्यान रखना है। सौंदर्य बोध का प्रमुख स्रोत प्रकृति है, जिसमें नदी, पर्वत, आकाश, तारे, उषा, पशु पक्षी और शिशु, युवक युवतियां आदि सभी सम्मिलित हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने इंपोर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में ललित कला एवं उपयोगी कला किस प्रकार से आपस में संबंधित है। तो देखिए, वर्तमान में दोनों ही प्रकार की कलाओं में समान कला मूल्यों का बहुधिक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि ललित कलाओं व उपयोगी कलाओं में अंतर अवश्य है, परंतु पारस्परिक विरोध नहीं है, बल्कि इनमें
उभयनिष्ठता का संबंध है, अर्थात वे एक दूसरे की पूरक हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। पहला बिंदु दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्रोचे ने अनुभूति को कला का जनक माना है। आपको ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हों कि किसको जनक मानना है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकता है क्रोचे ने। उसके बाद में दूसरा है, वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है और ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख है और अरस्तु के अनुसार कला के 3 भेद बताए हैं। और इसी के साथ में देखिए, कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है, उपरोक्त कथन प्लेटो का है। इसके साथ में दोस्तों छठा पॉइंट है, भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर वही हो सकता है जो सत्य और शिव सुंदर किस्में है, यह जानने के लिए सत्य और शिव को भी पहचानना पड़ेगा। और इसके बाद में 7वां बिंदु है, सभी कलाओं का मूल स्रोत सृजन का आवेग होता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है कि मूल जो स्रोत है सृजन का आवेग है सभी कलाओं का मूल स्रोत सृजन का आवेग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला 8वां बिंदु है, सृजन के प्रमुख जो शत्रु हैं वो दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन है। ये कुछ बिंदु आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं और आपके इस तरह से महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। आपका जो इकाई 2 है उसका नाम है कला शिक्षण उद्देश्य और विधियों के बारे में। 5 नंबर का यूनिट है और 5 नंबर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं और एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। और इसका पहला ही टॉपिक आता है कि कला शिक्षा क्या है। कला शिक्षा के बारे में पारिभाषिक तौर पर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि कला शिक्षा सीखने का प्रारंभिक क्षेत्र है जो सौंदर्य शास्त्र के अनुभवों को शिक्षण में ढूंढता है। कला विचारों का प्रकटीकरण है जो मानवीय कल्पना, कौशलों एवं नवाचारों से सृजित होते हैं। कहा जाता है कि संगीत भावनाओं की आवाज है। यह तथ्य कला के अन्य रूपों पर भी लागू होता है। संवेदनाएं एक प्रकार से स्वयं की खोज है। ड्राइंग मस्तिष्क की आंतरिक परतों को खोलता है। मूर्तिकला आंतरिक स्व का दर्पण है जो कि मूर्तियों में प्रकट होता है, इसे ही हम कला शिक्षा कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है, कला शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य देखिए, कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हेतु उनके चरित्र, उनके सामाजिक बोध और सौंदर्य बोध का विकास करना। और दूसरा पॉइंट है कि कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव तथा बंधुत्व भाव जगाना और सृजन की ओर उन्मुख करना दूसरा आपको उद्देश्य ध्यान रखना है। तीसरा उद्देश्य है कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों में सौंदर्य परख का विकास होना। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है, कला सिखाने से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, कला सिखाने का तात्पर्य केवल हाथ के काम में दक्षता हासिल करना नहीं होता है, अपितु कला शिक्षा के पीछे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण और उसके सामाजिक बोध एवं सौंदर्य बोध का विकास करने का उद्देश्य निहित होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है, कला शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखिए कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु है कि दैनिक जीवन में कला सौंदर्य हेतु। दूसरा है भारतीय जीवन में कला बोध हेतु। तीसरा बिंदु है वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य हेतु। चौथा बिंदु है प्रकृति से परिचय व बंधुत्व हेतु। और 5वां बिंदु है सचेतता हेतु। ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है, मुक्त अभिव्यक्ति क्या है। तो देखिए, कला के किसी भी माध्यम को बालक द्वारा स्व प्रेरणा से अभिव्यक्ति देना ही मुक्त अभिव्यक्ति कहलाती है, यानी कि खुद से ही बालक उसको सीखने लग जाए तो वो मुक्त अभिव्यक्ति यहाँ पर कहलाएगी। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट कि कला सृजन में मुक्त अभिव्यक्ति कला शिक्षण की प्रमुख विधि है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि लगातार अभ्यास करने पर बालक के मन में कला के प्रति रुझान पैदा होता है और वह अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं रखता है। बालक जब भी अपनी कल्पना में कोई चित्र या मूर्ति बनाता है, यही उसकी मुक्त अभिव्यक्ति कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कला शिक्षक होने के नाते एक विद्यार्थी को कला सामग्री के चयन व उपयोग में आप किस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। तो इसका आपको आंसर करना है कि बच्चों द्वारा विविध साधनों का उपयोग करने से पहले उन्हें पूर्व सामग्री की पूरी जानकारी देनी होगी। जो सामग्री वो उपयोग में लेने वाले हैं कला से संबंधित, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी उनको ऑलरेडी होनी चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ पर काम आएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस सामग्री का सही ढंग से प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो वो आपको एक बार प्रैक्टिकल करके उनको दिखाना है। उसके बारे में लिखा गया है कि एक बार उनका स्वयं उपयोग करके आपको अवश्य बताना है उनका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे चित्रकला में रंग और ब्रश को किस तरह से काम में लेना चाहिए,
चाहिए, स्वच्छता कैसे रखें आदि बातें बच्चों को बतानी चाहिए। स्वच्छता कैसे रखें आदि बातें बच्चों को बताई जानी चाहिए। बताने से आशय यह है कि पेंसिल से रेखांकन आदि काम अच्छी तरह से कैसे किया जाना चाहिए, यह शिक्षक को खुद करके बताना चाहिए और बच्चों को देखने रहना चाहिए। बच्चे उसको ठीक तरीके से देखेंगे तभी वो खुद कर पाएंगे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो। देखते देखते बच्चे स्वयं स्वच्छता और व्यवस्था का ध्यान रखने लगेंगे जब वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बच्चे जो चित्र बनाएं उन्हें स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए समझाएं। बच्चे पेंसिल पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो उसे ब्रश का भी प्रयोग करने दीजिए। वर्तमान में रंगों के विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं जैसे मोम रंग, पेंसिल रंग आदि। इस प्रकार बच्चे संपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। ये आपको आंसर इसमें करना है। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आता है कि बच्चे हमेशा एक ही चित्र बनाते हैं, इस समस्या का कारण एवं निवारण बताइए। छोटे बच्चे क्या होते हैं कि एक तरह का गोला करेंगे, अगर ऐसा करना आ गया तो उनको ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, इस तरह से गोले करते रहेंगे। तो वो इसी प्रकार के गोले क्यों करते हैं और उसका निवारण आप किस तरह से करना है तो वो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपको करना है कि कुछ बच्चे एक ही चित्र को हमेशा बार बार बनाते रहते हैं। कला प्रवृत्ति बच्चे की समग्र शिक्षा का दर्पण होती है। बच्चा हमेशा जो एक ही चित्र बनाता है, नया चित्र नहीं बनाने का प्रयास ही उसकी कमजोरी का लक्षण है। बच्चे के मन में नई बातें प्रवेश नहीं कर रही हैं। जो शिक्षा उसको मिल रही है वह ऊपर ही ऊपर रह जाती है। शिक्षक को अगर इस बात का बोध हो जाए कि बच्चे एक ही चित्र बार बार इसलिए बना रहे हैं कि उसकी शिक्षा में कुछ दोष है, तो उसे जो शिक्षा दी जा रही है वह उसे स्पर्श नहीं कर पा रही है, तो वह अपनी शिक्षा प्रवृत्ति में ही परिवर्तन कर पाएगा। इसके बाद में अगला आपको ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चे की कल्पना शक्ति को जगा सके ताकि वह हर क्षेत्र में कुछ नया कर सके। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बाल कला का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए, बाल कला का विकास उसकी आयु तथा अनुभव के अनुसार क्रमशः चरणबद्ध तरीके से होता है। समयानुसार बालक की अभिव्यक्ति सशक्त होती जाती है। उसकी कला में सृजनात्मक सत्यता, वास्तविकता, कल्पना, निरीक्षण आदि की झलक दिखाई देती है। बालक की 2 से 15 वर्ष की आयु में कला संबंधित अनेक अवस्थाओं का सृजन होता है जो इस प्रकार से है। प्रथम अवस्था जो कि 2 से 3 वर्ष है, द्वितीय अवस्था 4 से 5 वर्ष है, तृतीय अवस्था 5 से 6 वर्ष है और वर्णात्मक प्रतीकवाद अवस्था 6 से 7 वर्ष है। 8वीं अवस्था है वर्णात्मक अवस्था और इस प्रकार से 7 से 8 वर्ष तक ये चलने वाली है। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कला शिक्षण में विधियों के चयन में किस प्रकार से ध्यान आपको रखना है, क्या क्या ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, वही शिक्षण विधि उपयोगी होती है जो बालक की सामर्थ्य, आयु, आवश्यकता और रुचि के अनुरूप हो। अर्थात शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक विधि प्रत्येक स्तर के छात्र पर लागू नहीं होती है। छोटे बच्चों पर बड़े बच्चों की विधियां हम नहीं लगा सकते हैं और बड़े बच्चों पर छोटे बच्चों वाली विधियां काम नहीं करेगी। ये सब बातें नॉर्मल है जो कि आप जानते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है कि जो विधियां शिक्षण क्षेत्र में बालक को क्रियाशील बनाए रखती है वे ही अधिक उपयोगी मानी जाती है। अतः शिक्षण विधि बालकों के लिए क्रियात्मकता के लिए अवसर प्रदान करती है। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है कि जो शिक्षण विधि बालकों की मूल प्रवृत्तियों को विकसित करने का अवसर देती है वह उपयोगी होती है। कला शिक्षण में बालक को स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित शैली के आधार पर कार्य करने का अवसर देना चाहिए। ऐसा करने से बालक अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट और विकसित कर सकेगा। तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा बिंदु है कि शिक्षण विधि वही उपयोगी मानी जाती है जिसमें बालकों को पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। अतः हमें ध्यान देना होगा कि हम वही शिक्षण विधि उपयोग में लाएं जो छात्रों को अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती हो। इसके बाद में दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षक का बालक के साथ अधिकाधिक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो सके। जो बालक शिक्षक के संपर्क में आता है, शिक्षक के अच्छे व्यक्तिगत प्रभाव का असर बालक पर बढ़ता जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि छठा बिंदु है कि जो विधि निर्धारित उद्देश्य और ध्येय को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है उसी का उपयोग शिक्षण क्षेत्र में करना चाहिए। और इसके बाद में सातवां बिंदु है महत्वपूर्ण कि शिक्षण विधि वही उत्तम मानी जाती है जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के शिक्षण दिया जाता हो। ये कुछ बिंदु आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किशोरावस्था में बच्चों का कला चित्रों की ओर से अलगाव क्यों होने लग जाता है, बच्चे क्यों कला से दूर होने लगते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बातें कुछ ध्यान रखनी है। पहला बिंदु आपको देखिए यहाँ पर किशोर
किशोरावस्था की उम्र एक समस्या की उम्र कही जाती है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे संकट का समय भी मानते हैं। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि बच्चे के लिए यह अवस्था एक नया अनुभव होता है। दुनिया बदल जाती है, मन की अवस्था भी बदल जाती है। मन दूसरी बातों में हटकर इधर उधर भटकने लगता है, एकाग्रता नहीं रहती है। शारीरिक विकास तो एक ढंग से हो जाता है, उनकी शारीरिक प्रवृत्तियां भी युवाओं की सी होने लगती है, लेकिन मानस इतना भी विकसित अभी तक नहीं हो पाता है जिससे वह अपने आप को ठीक ठाक समझ सके। इसके बाद में परिचय काल में बच्चे चीज़ों के वास्तविक आकार के बारे में जानने लगते हैं। इसके बाद में देखिए किशोरावस्था आने पर जबकि उनके मन की अवस्था भी बदलने लगती है, उनकी कला के काम पर बहुत असर पड़ता है। वास्तविकता के बारे में सचेत और संज्ञान होने के कारण उन्हें शीघ्र निराशा का अनुभव होता है, क्योंकि यह चित्र बनाते हैं किंतु उतना वास्तविक नहीं बनता जितना उन्हें दिखता है, उन्हीं आंखें वस्तु में दिखाई पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जो चीजें आदमी बनाए वे खूबसूरत हों, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है। इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें आदमी बनाए वे खूबसूरत हों, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि समाज के हर व्यक्ति को सुंदर वस्तु चुनने की विवेकपूर्ण बुद्धि और सभी कार्य धैर्य से करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कलाकार के प्रकार क्या क्या हैं। तो देखिए कलाकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो केवल आंतरिक बोध के द्वारा सृजन करते हैं, और कलाकार का दूसरा प्रकार वह होता है जिसमें सृजनात्मक का आधार बौद्धिक होता है। ये प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शिक्षा क्रम में कला शिक्षा को एक विषय के रूप में क्यों समाहित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर आपको करना है कि शिक्षा से जुड़े चिंतकों के अनुसार कला बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रख कर के शिक्षाविदों ने शिक्षा क्रम में अन्य विषयों की भांति कला शिक्षा को भी एक विषय के रूप में समाहित किया है, जिससे आपके जो शिक्षा क्रम है वो यहाँ पर बढ़ सकेगा और आप ठीक तरीके से कला के बारे में और अधिक जान पाएंगे। यहाँ पर आकर के हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है और इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। तीसरे यूनिट का नाम है दृश्य कलाएं। दृश्य कलाएं जो यूनिट है आपका 8 नंबर का यूनिट है, बड़ा यूनिट है और यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा प्रश्न भी यहाँ से आएंगे, टॉपिक्स भी यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेंगे, महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दृश्यकारी कलाओं की आवश्यकता एवं महत्ता के बारे में। दृश्यकारी कलाओं की आवश्यकता एवं महत्ता के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए दृश्यकारी कलाओं की आवश्यकता एवं महत्ता सर्वविदित है। छात्रों को अपने चारों ओर फैली व्यवस्थाओं वस्तुओं का अवलोकन करना पड़ता है, साथ ही उन्हें उनके साथ में वातावरण का संबंध भी स्थापित करना पड़ता है। जब बच्चा एक वास्तविक वस्तु का अवलोकन करते हुए उसका चित्र बनाता है तो उसकी संकल्पनाएं स्पष्ट होते हुए उसको विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करती है, जो कि बच्चों की आगे बढ़ने में विशेष रूप से सहायक होती है। यह बच्चों में विशेष प्रकार के कौशलों को भी विकसित करती है। तो देखिए पहला कौशल है मुख्य कौशल अवलोकन का विकास करना, दूसरा है वस्तुओं के निर्माण की समझ बनाना, तीसरा है अपने चारों ओर उपस्थित कला को प्रकट करना। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है सहयोग क्या है। सहयोग के बारे में देखिए चित्र में प्रयुक्त किए जाने वाले रूपाकारों के आपसी संबंध जिनके द्वारा चित्र एक दिखाई दे तथा उनमें बिखराव न आए सहयोग कहलाता है। सहयोग द्वारा संयोजन में प्रयुक्त आकृतियों व वस्तुओं में भावनात्मक संबंध उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण चित्र में संपूर्णता आती है तथा निरर्थक बिखराव से बचाया जा सकता है। सहयोग का उद्देश्य होता है कि एक ही कलाकृति में कई चित्रों का आभास नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट चित्र वो लगना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है वर्ण सामंजस्य के बारे में। कलरों का किस प्रकार से सामंजस्य करना है, रंग का सामंजस्य। तो इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की वर्ण संगति के चित्र में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। रंगों का विविधतापूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा चित्रों में एक रसता आ जाएगी। परंतु चित्र में उनका प्रयोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विविध रंगतों के प्रयोग से कहीं वर्ण सामंजस्य का ह्रास तो नहीं हो रहा है। चित्र में एक समान रंग भार वाली रंगतों को अपनाना चाहिए। सजातीय वर्ण संगति से सामंजस्य स्थापित करते हुए रंगतों को भी संतुलित रंग से अपनाया जा सकता है। चित्र में जो रंग हम यूज करते हैं वो ठीक तरीके से हमें यूज में करने चाहिए। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वर्ण की प्रमुख गुण आपको ध्यान रखने हैं। पहला है रंगत। रंगत वर्ण की प्रकृति होती है, जैसे लालपन, पीलापन, नीलापन, इससे रंगों का अंतर स्पष्ट होता है। इसके बाद में सेकंड है मान। तो मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है, जैसे गहरा लाल तथा हल्का लाल। इसके बाद में देखिए सफेद रंग के मिश्रण से रंग के मान को बढ़ाया जा सकता है तथा काल के मिश्रण से यह मान घटाया जा सकता है। इस प्रकार सफेद व
काले की मात्रा किसी भी रंग में मिला करके एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास में लाल रंग है तो उसमें सफ़ेद मिलाएंगे तो लाल रंग की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर हम उसमें काला मिलाएंगे तो वो गहरा होता चला जाएगा, लाल रंग गहरा हो जाएगा काला रंग मिलाने से। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है सघनता। तो इसमें देखिए यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। जो रंग तीव्र व प्रखर होगा वह उतना ही शुद्ध होगा। जिस रंग में धूमिलता होगी वह कम सघन अथवा अशुद्ध होगा। किसी भी वर्ण में तटस्थ अथवा धूमिल रंग मिला देने से उसकी सघनता को कम किया जा सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है वर्ण के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला भेद है मुख्य वर्ण। लाल, पीला तथा नीला प्राथमिक वर्ण है जो पूर्णतया शुद्ध है और इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसके बाद में सेकंड आता है द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। तो देखिए किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल प्लस नीला मिलाया तो बैंगनी हुआ, लाल प्लस पीला मिलाया तो नारंगी हुआ। तो ये कुछ द्वितीयक रंग हैं जो दो रंगों को मिला करके बनाए जाते हैं। इसके बाद में अगला वर्ण आता है हमारे सामने समीपवर्ती वर्ण। तो समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं। जैसे पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी रबी रंगों में पीला रंग उपस्थित है। तो इस तरह के जो रंग होते हैं वो समीपवर्ती वर्ण होते हैं, ये रंग होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक हमारे सामने आता है विरोधी वर्ण क्या होते हैं। तो यदि किन्हीं दो मुख्य वर्णों को मिला दिया जाए तो उससे प्राप्त द्वितीयक रंग तथा शेष बचे मुख्य रंग एक दूसरे के विरोधी अथवा पूरक रंग कहलाते हैं। वर्ण चक्र में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। लाल का विरोधी या पूरक है हरा और नारंगी का पूरक या विरोधी है नीला। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है रेखा के 3 प्रकार का उल्लेख व प्रभाव आपको बताना है। तो पहला रेखा का प्रकार है सीधी खड़ी रेखा। रेखा के बारे में आप सभी जानते ही हैं, तो सीधी खड़ी रेखा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह रेखा धरातल पर सीधी ऊपर की ओर अंकित की जाती है। यह रेखा शक्ति, स्थायित्व, दृढ़ता, निश्चय एवं प्रगति के भाव दर्शाती है। सीधी खड़ी रेखा हो गई। इसके बाद में क्षितिजाकार रेखा यह धरातल पर सीधी पड़ी हुई अंकित की जाती है। यह रेखा शांत, निश्चेष्ट, विश्राम आदि के भाव अभिव्यक्त करती है। इसके बाद में अगली रेखा है तिरछी रेखाएं। ये रेखाएं क्षितिज से कोण बनाती है, वह 80 डिग्री से कम या 100 डिग्री से अधिक होता है। ये रेखाएं अस्थिरता, वेग आदि को अभिव्यक्त करती हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है पेस्टल्स क्या है। तो देखिए सरल रूप में देखा जाए तो पेस्टल्स भिन्न तरह के अनुबद्ध रंजकों की स्टिक्स हैं, उनको कागज पर उपयोग करके पेंटिंग बनाते हैं। पेस्टल के रूप देखिए, पहला है सूखा पेस्टल। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है कठोर पेस्टल होता है और दूसरा मुलायम रंग वाला होता है। कठोर पेस्टल में देखिए उच्च संयोजक कम रंग, दूसरा है बाह्य रेखा में प्रयुक्त और तीसरा है रंग कम चमकीले होते हैं, स्थिर कारक अपेक्षित नहीं है। इसके बाद में सेकंड आता है मुलायम रंग में। देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि अधिक संयोजक कम रंग होता है, बाह्य रेखा खींचने में प्रयुक्त होता है, तीसरा है रंग कम चमकीले होते हैं, चौथा पॉइंट है स्थिर कारक अपेक्षित नहीं होते हैं। इसके बाद में अगला प्रकार है तेलीय पेस्टल। तो इसमें देखिए इसकी अनुरूपता मुलायम और रंग चमकीले होते हैं। इसको मिलाना कठिन होता है, लेकिन चित्रकला में लयात्मक प्रभाव सृजित करने के लिए कपड़े के टुकड़े का प्रयोग करके मिश्रित किया जा सकता है। इसके लिए स्थिरीकारक अपेक्षित नहीं है, रंगों को एक उचित रीति प्रदान करने के लिए अपेक्षित है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है रंग करने के लिए मजेदार किंतु प्रभावी विधियों के बारे में आपको जानना है। तो इसमें दोस्तों पहली विधि है क्रेयन विधि। तो इसमें देखिए क्रेयन का प्रयोग करते समय यदि आप इसे धीरे से दबाते हैं तो रंग पेस्टल होते हैं जो कि बिल्कुल कोमल हो सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रकार आता है ग्रेफिटो तकनीक। ग्रेफिटो तकनीक में देखिए यह तकनीक 2 विभिन्न रंगों की सतहों पर आश्रित होती है। पहला एक हल्के रंग से कागज के शीट को ढकता है। यह विभिन्न रंगों के कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है। अब हल्के रंग के काले क्रेयन को ढक दें। अब एक तीक्ष्ण धार वाली वस्तु से चित्रकला के काली सतह को इस प्रकार से खरोंचे कि नीचे का रंग उद्घाटित हो जाए। तो ये इसकी विधि है। इसके बाद में अगली विधि है बेटिक। बेटिक विधि में देखिए पहले मोम के क्रेयन से आकृति खींचें, फिर जल रंगों या पतले रंगीन स्याही से पृष्ठभूमि पेंट करें। पानी मोम पर फिसल जाता है और इस प्रकार आकृति दृश्य रह जाती है। इसके बाद में अगला प्रकार आता है पेस्टल तकनीक।
तो इसमें देखिए तेलीय पेस्टल क्रेयन किसी भी प्रकार की सतह पर प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, बर्तन आदि। इसके बाद में अगला हमारे सामने टॉपिक आता है कि चित्र में तान का क्या महत्व रहता है। तो पहला आपको महत्व ध्यान रखना है कि तान के प्रयोग से द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इससे वस्तु के वास्तविक आकार व आयतन का आभास हमें मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है यथार्थ अंकन के लिए तान एक आवश्यक तत्व है। और इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है क्षय वृद्धि, स्थितिजन्य, लघुत्व आदि संयोजन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए तान का होना आवश्यक है। और इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है दूर, निकट, बड़ा, छोटा आदि को दर्शाने में तान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पांचवा पॉइंट है तान की उपस्थिति चित्र के भावात्मक पक्ष को भी सुदृढ़ बनाती है। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट है पोत का क्या महत्व है। तो देखिए पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि पोत की विविधता से अंतराल को गति प्रदान कर उसकी एक रास्ता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा बिंदु आता है कि संयोजन सिद्धांतों की स्थापना में पोत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तीसरा बिंदु है चिकने, खुरदरे, रुई, तेल, पत्थर, पानी आदि का अंकन पोत द्वारा ही रूपम भेद को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है पोत से धरातल में रुचि उत्पन्न होती है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है वर्ण प्रभाव। तो वर्ण प्रभाव में देखिए रंगों के मानसिक प्रभाव भी होते हैं जिनका हमारी भावनाओं से संबंध होता है। वर्ण भावनाओं के उद्दलित करने की शक्ति रखते हैं, अतः वर्ण के इन्हीं प्रभावों के कारण साधारणतया इन्हें उष्ण शीतल रंगों के रूप में वर्णीकृत करते हैं। तो पहला बिंदु है उष्ण रंग। तो जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है और जो सूर्य तथा आग के रंगों के समीप होते हैं, जिनको बहुत देर तक देखने में नेत्रों को कठिनाई अनुभव होती है, तो वह रंग उष्ण श्रेणी में आते हैं। इसमें देखिए जैसे पीला, नारंगी, लाल आदि यहाँ पर आते हैं। उष्ण रंग के प्रभाव भी जान लेते हैं। तो पहला लाल रंग का प्रभाव जानते हैं। तो उत्तेजना, प्रसन्नता तथा उल्लास, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, उष्णता, प्रेम, कामुकता, आवेग आदि प्रभावों का द्योतक है लाल रंग। और उसके बाद में सेकंड पीला रंग है। प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता आदि प्रभावों का द्योतक है पीला रंग। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है नारंगी रंग। तो ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि प्रभावों का द्योतक है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने पॉइंट आता है शीतल रंग के बारे में। तो ये वे रंग हैं जो हमारी आंखों के शीतलता प्रदान करते हैं। वे शीतल रंगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे नीला, हरा आदि। शीतल रंगों के प्रभाव भी हम जान लेते हैं। तो पहला रंग आता है नीला। तो नीला देखिए शीतलता, राजसी, सत्यता, शांति, निराशा, दुख, स्थिरता तथा दृढ़ता आदि प्रभावों का द्योतक है। इसके बाद में सेकंड है हरा। हरा रंग शीतलता, विश्राम, सुरक्षा, खुशहाली आदि प्रभावों को द्योतक है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फड़ पेंटिंग क्या है। तो फड़ पेंटिंग में देखिए फड़ पेंटिंग भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित लोक कला की एक लोकप्रिय शैली है। चित्रकला की यह शैली परंपरागत फड़ के रूप में जानी जाती है। राजस्थान के स्थानीय देवता अथवा वीर पुरुषों जैसे पाबूजी, हड़बूजी, देवनारायण, राजंदला, कृष्णदला, रामदेव जी आदि फड़ वाचन परंपरा यहाँ की लोक जीवन शैली का अनूठा योग है। 20 हाथ लंबी कपड़े की चित्रित एक फड़ में पाबूजी या अन्य किसी के जीवन वृत्त का संपूर्ण चित्र होता है। एक पर्दे पर चित्र बनाए जाते हैं कि उन्होंने जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, और कुछ लोगों के द्वारा दोस्तों उसका वर्णन करवाया जाता है। उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि परंपरागत रूप फड़ को वानस्पतिक चित्रों में चित्रित करते हैं। इस प्रकार फड़ पेंटिंग को महत्वपूर्ण माना गया है। फड़ में दोस्तों बोपो द्वारा वीर पुरुषों और लोक देवताओं के चित्र जो होते हैं वो उनके जो जीवन काल में घटनाएं घटित हुई होती हैं, तो उनका चित्र चित्रित किया जाता है पूरे एक पर्दे पर, और फिर उनका जो नाच गान करके उनका वर्णन करके लोग उनका जो प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरह से आपको फड़ पेंटिंग के बारे में याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है त्रिआयामी दृश्य कलाएं क्या होती है। तो त्रिआयामी अर्थात 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और गहराई। मूर्ति के त्रिआयाम होने के कारण ही दृश्यक शिल्प को सभी कोणों से देखता है। शिल्प के निर्माण हेतु कलाकार प्राचीन काल से ही अनेक माध्यमों को प्रस्तुत करता आया है, जिसमें मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, कांसा आदि प्रमुख है। और वर्तमान में कलाकार सृजन के प्रयास के साथ ही नवीन माध्यमों को प्रस्तुत करता आया है। फाइबर, कांच, सीमेंट, कपड़े, रस्सी आदि को सृजन कर रहा है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है राजस्थानी पेच वर्क के बारे में। तो प्राचीन काल में दादी नानी कपड़ों की कतरनों की पोटलियां खोलती और अपने हाथों से घर में उपलब्ध चादर, गुदड़ियां और नया रूप देने के उद्देश्य से सुई की सहायता से पेच लगाती थी। सुई तथा विविध रंगों के धागों से विभिन्न प्रकार के टांकों का प्रयोग किया जाता था।
आधुनिक युग में इस प्रकार की चीज़ें प्रचलन में नहीं होने के कारण बहुत समस्या का निवारण नहीं हो पाता है। इस कारण पेचवर्क का उपयोग इतना कम हो गया है और इसका अधिक उपयोग भी नहीं होता है। आपने दोस्तों नॉर्मली गाँवों में देखा होगा, गुदड़ियाँ जो पुराने कपड़े होते हैं उनके माध्यम से गुदड़ियाँ बना ली जाती है, या फिर और भी जो पुराने कपड़े होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है मरण शिल्प का। तो मरण शिल्प पकाई गई मिट्टी की मूर्ति को कहा जाता है। मिट्टी के माध्यम से कल्पना को यथार्थ रूप में साकार किया जा सकता है। मिट्टी के शिल्पों को तैयार करने के उपरांत मजबूती हेतु पकाया जाता है। इन पकी हुई मरण आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि मिट्टी तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्रियां क्या क्या हैं। तो सर्वप्रथम देखिए मिट्टी तैयार कैसे करेंगे। तो सूखी चिकनी मिट्टी लेकर के उसे लकड़ी के गट्ठे से कूट करके छलनी के माध्यम से कंकड़ पत्थर आदि तिनके आदि उसकी अशुद्धियां दूर कर लेंगे। दूसरी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि छनी हुई मिट्टी में थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा या घोड़े गधे की लीद मिलाई जाती है, उनका गोबर मिलाया जाता है और इसके बाद में उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि मिट्टी की अच्छी तरह से गल जाने के बाद में मिट्टी को आटे की तरह थोड़ा सा सख्त गूंथने पर शिल्प हेतु मिट्टी तैयार हो जाती है। मरण शिल्प बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि उभारदार शिल्प बनाने के लिए आंगन, गत्ता, प्लाईवुड आदि को काम में लिया जा सकता है। सर्वप्रथम मिट्टी को आधा इंच के लगभग मोटाई के लिए हुए एक मनवांछित ज्यामितीय आकृति की प्लेट उक्त धरातल पर तैयार करें। फिर प्लेट पर मनचाही आकृति का किसी नुकीली वस्तु से सांकेतिक अंकन करें। तत्पश्चात थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के अंकित आकृति को तैयार कर लें। अंत में पानी का हाथ घुमा करके सफाई दें। अतिरिक्त मिट्टी को कलाकृति के पास से हटा लें एवं शिल्प को सूखने के लिए छाया में सुरक्षित रख दें। इसी प्रकार त्रिआयामी मरण शिल्प निर्माण के चाक का प्रयोग किया जाता है तथा चाक के बिना भी आकारों का निर्माण किया जाता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है पेपर मेसी तैयार करने की विधि। देखिए पहली बात है सामग्री। सबसे पहले सामग्री की बात करते हैं तो पेपर मेसी बनाने के लिए अनुपयोगी पुराने अखबार, कागज, पुरानी मटकी, गोंद, रुई, चौक, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, कूटने के लिए इमाम दस्ता या पत्थर। इमाम दस्ता क्या होता है कमेंट में आपको जरूर बताना है। पानी, बाल्टी आदि यहाँ पर सामग्री काम में ली जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों सिटी एरिया में जो रहते हैं उनको इमाम दस्ता के बारे में नहीं पता होगा, तो इमाम दस्ता के बारे में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, सबसे पहले अखबारी कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर पुरानी मिट्टी बाल्टी में पानी डाल करके 5 से 7 दिन तक गलने देना है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है 5 से 7 दिन बाद में अखबार को निकाल करके निचोड़ लेना है। इन्हें किसी पक्के फर्श पर पत्थर अथवा इमाम दस्ते में थोड़ी मात्रा में कूट करके बारीक कर लेना है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि आटे की तरह गूंथी हुई परेशानी शिल्प बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जो ये प्रोसेस सारा होता है। इस तरह से यहाँ पर हमने इस यूनिट के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में इकाई 4 के बारे में। इकाई 4 का नाम है प्रदर्शनकारी कलाएं और ये यूनिट आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक हम यही जानेंगे कि प्रदर्शनकारी कलाएं क्या होती हैं। तो देखिए प्रदर्शन कला के अंतर्गत वे सभी कलाएं समाहित होती हैं जिन्हें आंगिक, वांशिक व आहार्य और सात्विक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। साधारणतः जिन्हें देखा, सुना या प्रदर्शित किया जा सकता है वे सभी कलाएं जो है प्रदर्शन कला के रूप में शामिल की जाती है, यानी कि जिन्हें देखा जा सके और सुना जा सके और प्रदर्शित भी किया जा सके, तो ये कलाएं जो होती है प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत आती है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक आता है कि प्रदर्शनकारी कला के सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए अभिव्यक्ति और है श्रवण और है अवलोकन और है अन्वेक्षण, तो ये घटक हैं इसके। इसके बाद में बात करते हैं संगीत क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो गायन, वादन और नृत्य को संगीत कहा जाता है। संगीत के 2 रूप हैं, क्रियात्मक संगीत और संगीत शास्त्र। इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक संगीत की बात करते हैं तो क्रियात्मक संगीत में गायन, वादन और नृत्य की क्रियाएं आती हैं, जैसे लोरी, बाल गीत, प्रार्थना, ईश वंदना, सांस्कृतिक समारोह में नृत्य, वादन आदि यहाँ पर आते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं अब संगीत शास्त्र क्या होता है। तो देखिए इसमें संगीत, ध्वनि, स्वर, लय, ताल व संगीत के इतिहास का आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में स्वर की बात करते हैं तो श्रुतियों से उत्पन्न वह स्वयं भूनाद जिसमें अनुरंजन हो, मन का रंजन हो और कर्णप्रिय होना चाहिए, तो उसे स्वर कहते हैं। अर्थात कंपन व नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न कर्णप्रिय मधुर ध्वनि को
स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार देख लीजिए, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और विकृत स्वर, दो प्रकार हैं। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ताल क्या होता है, तो 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने संगीत में काल या समय के मापने के साधन को ताल कहा है। ताल शब्द तल धातु से बना है, जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित यहाँ पर होते हैं, वह ताल रहता है। इसके बाद में बात करते हैं मात्रा क्या होती है, तो देखिए, ताल मापने की इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्रा ताल का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मात्राओं के योग से ही समस्त तालों की रचनाएं यहाँ पर हुई है। और इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, वाद्य किसे कहते हैं। तो देखिए, वाद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ वादनीय होता है या फिर बजाए जाने योग्य यंत्र विशेष। यह शब्द वंद धातु से उत्पन्न हुआ है। वदतीति वाद्यम, जो बोलता है वही वस्तुतः वाद्य है। ध्यानपूर्वक सुने तो वाद्य में हमें स्वरों और उसमें बंधे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण सुनाई भी देता है। वाद्य वादन की सफलता की यही स्पष्टता है। इसके बाद में देखिए, प्राचीन सभ्यताओं में संगीत कला व वाद्यों के प्रयोग के प्रमाण भी मिले हैं। प्राचीन चित्रकला व मूर्तिकला में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं, जिससे विभिन्न वाद्यों की जानकारी मिलती है, जैसे डमरू, वीणा, बंसी, घंटा, शंख, ढोल, नगाड़े, घुंघरू आदि। यहाँ पर इसके उदाहरण आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं वाद्यों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 4 प्रकार होते हैं वाद्यों की, तो देखिए। और पहले की बात करते हैं तंतु वाद्य की, तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार द्वारा स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे वीणा, सितार, एकतारा, वायलिन आदि। और दूसरा है अवनद वाद्य, तो चमड़े में मढ़े हुए वाद्य यंत्र जिन पर आघात करके बजाया जाता है, जैसे ढोलक, चंग, डमरू, नगाड़ा, डफली आदि। और इसके बाद में सुशिर वाद्य, तो हवा या फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे शंख, बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शहनाई आदि। और इसके बाद में आता है चौथे नंबर पर घन वाद्य, तो मिट्टी, धातु, लकड़ी आदि से बने हुए वाद्य यंत्र जिन्हें चोट या आघात द्वारा बजाया जाता है, तो घुंघरू, घंटा, मंजीरा, घड़ताल, ये आदि जो हैं घन वाद्य में आते हैं। देखिए, अवनद जो होता है ये भी आघात करके बजाए जाते हैं, पर इसके उदाहरण देखिए, ढोलक जो होता है, और चंग और डमरू, नगाड़ा, इस तरह के हैं। और यहाँ पर जब बात करेंगे घन में, तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर घुंघरू, घंटा, मंजीरा, इनकी बात हो रही है, तो आपको डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, लोक नृत्य क्या होता है। तो देखिए, नृत्य के वे प्रकार जो क्षेत्रीयता से रचे बसे हों, लोक नृत्य कहलाते हैं। वर्तमान समय में तीव्र गति से भागती दौड़ती दुनिया ने अपने रंगों से रचे बसे इन लोक कलाओं को अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है। हम अपनी पारंपरिक विरासत को भूलते जा रहे हैं। लोक नृत्य एक ऐसी परंपरा रही है जो हमारे दैनिक व अक्षुण्ण सांस्कृतिक विरासत में उत्सवों के साथ स्वतः चलने वाली रही है। राजस्थान आज भी कई प्रकार के नृत्यों का क्रीड़ा स्थल रहा है और उक्त प्रकार के नृत्यों की अनेक परंपराएं यहाँ विद्यमान हैं। इनमें से मारवाड़ की कठपुतली, डिड्या, तेरताली, रावण हत्ता, बीकानेर का रास और अग्नि नृत्य, शेखावाटी की कच्ची घोड़ी, जालोर का ढोलनाथ, मेवाड़ की गवरी, घूमर और भवाई नृत्य प्रसिद्ध हैं, जो वास्तव में हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। इसके बाद में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में। तो देखिए, पहला लोक नृत्य आता है घूमर के बारे में बात करते हैं। तो घूमर के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे राजस्थान में घूमर नृत्य सब जगह नाचा जाता है। गणगौर, तीज, दुर्गाष्टमी और होली पर प्राय सभी जिलों में महिलाएं घूमर की झनझन में मस्त हो जाती है। इस नृत्य में ढोल और चंग वाले के चारों ओर स्त्रियां एक घेरा डाल लेती हैं और अपने पैरों में बंधे बिच्छुओं की संगत ढोल वाले से मिला लेती है और हाथ पे थाली लेकर के घूंघट निकालकर घूमती हुई नाचती रहती है। जयपुर, जोधपुर घूमर के प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर रहे हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है तेरताली नृत्य। तो इसमें देखिए, यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ में कहे जाने वाले रामदेव जी के पुजारियों द्वारा ताल और लय के आधार पर नाचे जाने वाला आकर्षक नृत्य है। और इसी के साथ में इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे एक स्त्री अपने एक पैर पर 7 मंजीरें, दोनों हाथों पर 2-2 और ललाट पर एक मंजीरा बांध करके और मुंह में तलवार दबाकर सर पर दीपक रखकर एक हाथ के इशारे से रामदेव के भजन गाती हुई दर्शकों को चकित कर देती है। इसके साथ 2 पुरुष एक तारे पर भजन करते हुए संगीत करते हैं। दर्शकों के मनोरंजन के लिए कभी कभी ये गाय का दूध दूहना, रोटी बनाना, बच्चे को दूध पिलाने आदि प्रदर्शन भी बड़ी खूबी से करती है।
तो ये नृत्य दोस्तों आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर लेना है। इसके बारे में पिक्चर्स वगैरह इसके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, उनको आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके और देख लेना है, ताकि आपको ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी किस तरह का डांस ये होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है भुआई नृत्य। यह भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, यह नृत्य वैसे तो राजस्थान के प्रत्येक हिस्सों में नाचा जाता है, किंतु मेवाड़ में भीलों के भाट इसका बहुत सुंदर रूप से प्रदर्शन करते हैं। भाट अपने सिर पर 7 या इससे भी अधिक घड़े एक के ऊपर एक रख करके जमा करके रख लेते हैं और पैरों में घुंघरू बांध करके दोनों हाथों में दीपक रख के चंग और झांझ के झंकार के साथ में नाचना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार यह नृत्य के कई भाव जैसे पूजा, पनघट, होली के प्रदर्शन इस खूबी से प्रदर्शित करता है कि देखने वालों के दांतों में उंगलियां दबाने लग जाते हैं देखने वाले। तो ये भी नृत्य आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला नृत्य आपके सामने आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। इस नृत्य में देखिए, कच्ची घोड़ी विशेष करके शेखावाटी की तरफ के निवासी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य के साथ झांझ और ढोल बजता है। 5-7 पुरुषों का एक गिरोह काष्ठ की घोड़ियों को अपने कमर में बांध करके सर पर नूरी कलगी लगा करके विविध नृत्य करते हैं, जिसमें पट्टाबाजी, सेठ और ब्राह्मण की बड़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ये देखिए, कच्ची घोड़ी मतलब कि नकली जो लकड़ी की घोड़ी होती है उसको पहन करके डांस करते हैं, कॉस्ट्यूम इसकी होती है। पुराने जमाने में यह कच्ची घोड़ी नाचने वाले गुप्तचरों का कार्य करते थे और उसी वेशभूषा से दुश्मनों के खेमों में पहुंच करके मनोरंजन के द्वारा दिल बहला करके जानकारी लेकर के अपने खेमों में लौट जाते थे, यानी कि गुप्तचरों का काम करते थे, जासूस होते थे। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है दोस्तों आपके लिए राजस्थान के प्रमुख लोकगीत की बात करते हैं। तो पहला लोकगीत आपके आता है महत्वपूर्ण केसरिया बालम मांड गायन शैली से ये बिलोंग करता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि केसरिया बालम किस गायन शैली से बिलोंग करता है, किस गायन शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, ये गाना आपने सुना होगा, गीत आपने सुना होगा। यह मांड आज विश्व भर में राजस्थान की पहचान बन गया है। मांड गायन शैली राजस्थान के प्रमुख लोक गीतों की श्रेणी में आता है। राजस्थान में मांड गायकी के अनेक स्वरूप प्रचलित हैं। इनमें श्रृंगारिक भाव की विशेषता भी पाई जाती है और कुछ तो मांड गायकी ऐसी है जो राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं के लिए गाई जाती है। तो राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं के लिए कौन सी मांड गायकी गाई जाती है, तो यहाँ पर आपको केसरिया बालम या फिर इनके बारे में आपको जानकारी देनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने गीत आता है कुर्जा। कुर्जा गीत देखिए, कुर्जा एक पक्षी है। कुर्जा एक सारस जैसा श्वेत सुंदर पक्षी होता है। ये आकाश में बहुत ऊंचे कतार में उड़ते हैं। कुर्जा को संदेशवाहक प्रतीकात्मक स्वरूप का वर्णन भारतीय इतिहास में मिलता है, जहां नायिका किसी को माध्यम बना करके अपनी बात प्रिय तक पहुंचाने का प्रयास करती है। इस राजस्थानी लोकगीतों में कुर्जा पक्षी के द्वारा ढोला मारू के प्रसंग में मन की बात भिजवाने का उल्लेख मिलता है। इसमें देख लीजिए, 2 लाइन गीत की यहाँ पर लिखी हुई है कि कुर्जा मारी भवर मिला दीजिए रे, कुर्जा मारी हालोनी बादिल्ला रे देश। इसको इस तरह का ये गाना है। आप YouTube पर या फिर गूगल पर सर्च करना, आपको लिरिक्स इसका वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से देख लेना। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं गोरबंद के बारे में। तो यह राजस्थान का लोकप्रिय गीत है। वस्तुतः गोरबंद ऊंट की सजावट करते समय पलान के पास से ऊंट की गर्दन पर बांधा जाता है। इस गीत में ऊंट का श्रृंगार वर्णन मिलता है। इस गीत में ममत्व है और इसके शब्द बहुत हृदय स्पर्शी हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं कि यह राजस्थान वासियों के पशु प्रेमी होने को भी दर्शाता है। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान वासियों के पशु प्रेमी होना कौन सा लोकगीत दर्शाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको गोरबंद पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख लीजिए, यह गीत प्राय राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाया जाता है। अजमेर क्षेत्र के सांशी कंजर भी इसे गाते हैं। मारवाड़ की और घूमर नृत्य के साथ भी इसे गाया जाता है। टर्ली लूमा झुमारी मारे गोरबंद अखराड़ो, इस तरह का ये गीत रहता है। आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है तो YouTube पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अलंकार के बारे में। अलंकार दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि सुर ताल मिलाना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि शाब्दिक अर्थ इसका होता है सजाना, और जिस प्रकार से आभूषणों द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा गायन वादन की शोभा बढ़ती है। स्वरों की विशेष प्रकार की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। अलंकार में स्वरों का क्रम उल्ट पलट करके रखा जाता है, अतः इन्हें पलटा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पलटा किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको अलंकार पर क्लिक करना है। इस तरह का आपके ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम प्रवेश पाते ही विद्यार्थियों के कंठ को या उंगलियों को सुधारने के हेतु अलंकार ही कराए जाते हैं।
जिससे अभ्यास करने से स्वर, आलाप, तान, विस्तार करने की शक्ति तथा माधुर्य बढ़ता है। जैसे आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है, वैसे ही आभूषण की सुगाव की जैसे आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है और आभूषण ही सुहाग की निशानी होते हैं, वैसे ही संगीत को अलंकार सुसज्जित करते हैं, अर्थात गाने का राग स्थापित करने के लिए उसे अलंकार से ही विभूषित किया जाता है। अब देखिए, 2 लाइनों में भी आप इसे समझ सकते थे, पर अगर आपके 3-4 नंबर का ये प्रश्न आता है तो आपको किस तरह से उसमें लिखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है दोस्तों, आपके भारतीय वाद्यों की श्रेणियां क्या क्या हैं। 4 श्रेणियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अभी कि तंतु वाद्य होता है, यहाँ पर तंत्र नहीं है, तंतु, आपको थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर कर देना है, तंतु वाद्य। दूसरा सुशिर वाद्य, तीसरा अवृद्ध वाद्य और चौथा है घन वाद्य। तो इनके बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया है, यही सब आपको ध्यान रखना है। और घन वाद्य जो है आघात वाला चोट देकर के किया जाता है, झांझ जो पायल वगैरह होती है वो उसमें आती है, घटा तरंग, पियानो, मंजीरा, झांझ, करताल, इस तरह के भी यहाँ पर आते हैं, तो ये इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अलगुजा एवं मंजीरा की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलगुजा के बारे में। तो राजस्थान का प्रसिद्ध फूंक वाद्य अलगुजा बांसुरी की तरह छिद्र युक्त होता है। वादक 2 अलगुजे मुंह में रख करके एक साथ बजाता है। इससे एक अलगुजे पर स्वर कायम किया जाता है और दूसरे पर वादन किया जाता है। यह वाद्य केर, बांस अथवा सुपारी की लकड़ी से बनाया जाता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलगुजा जो होता है किस लकड़ी से बना होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा और आपको प्रश्न पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ ले कि सुपारी की लकड़ी से कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, तो अलगुजा बनता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला हमारे सामने आता है मंजीरा। तो यह धातु के 2 गोले कटोरी नुमा छोटे गोलाकार टुकड़ों से बने होते हैं। इसके मध्य में छेद होते हैं। दोनों टुकड़ों को पृथक पृथक हाथों में पकड़ करके बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है? मंजीरा होता है। अगला टॉपिक है ढोल का सांस्कृतिक महत्व क्या रहता है। तो ढोल भी ढोलक की तरह ही एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। राजस्थान के कई लोक नृत्यों में यह बजाया जाता है और ढोल का जोड़ा थाली व बाकिया है। ढोल धातु से निर्मित बेलनाकार आकृति वाला खोखला वाद्य है जो कि दोनों ओर से चमड़े से बना होता है। यह करीब 4 बलिस्थ लंबा और 3 बलिस्थ चौड़ा, 3 बलान चौड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस पर बकरे की खाल चढ़ती है। तो बकरे की खाल किस वाद्य यंत्र पर चढ़ती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और सूत की रस्सी या सन की रस्सी से इसे कसा जाता है। इसकी आवाज गंभीर होती है। दोनों हाथों से आघात तथा लकड़ी की सहायता से वादन इसमें किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के लोक वाद्य के बारे में। तो पहला है कमाईचा, यहाँ पर ध्यान रखना है। स्वरों में गूंज और गंभीरता के कारण कमाईचा की ध्वनि का प्रभाव कुछ अलग प्रकार का होता है। इसमें 27 तार होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ सकता है कि किस वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं, तो कमाईचा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका आकार सारंगी से काफी अलग, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देना, काफी अलग होता है। यह गज से बजने वाला तंतु वाद्य है। इसके निचले भाग में शीशम की लकड़ी की गोलाकार तबली होती है जिसके ऊपर खाल मड़ी होती है। इसके ऊपरी भाग डांड पर तांत के तार छड़े होते हैं जिस पर गज द्वारा घर्षण करने पर वह दूसरे हाथ की उंगलियों को तांत से दबाने पर ध्वनि यहाँ पर निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला आता है हमारे सामने सेकंड नंबर पर करताल। तो करताल बनाने के लिए सामान्यतया राजस्थान में पैदा होने वाले खेर और बबूल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो करताल किस लकड़ी से बनता है? खेर और बबूल की लकड़ी से, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इस वाद्य के 2 भाग होते हैं। एक भाग हाथ के अंगूठे की आंतरिक भाग व दूसरा भाग जो है चारों उंगलियों में हथौलियों के बीच में यहाँ पर होता है। मीराबाई के चित्रों में एक हाथ में एकतारा है और दूसरे हाथ में करताल दृष्टिगोचर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला आता है एकतारा क्या होता है। तो एकतारा देखिए, प्राचीन वाद्य एकतारा भारत का अति लोकप्रिय तंतु वाद्य है। गोल तुम्बे में 2-3 हाथ का एक बांस जोड़ दिया जाता है। तुम्बे के ऊपरी भाग को काट करके उस पर चमड़े से मढ़ देते हैं। उसके ऊपर बांस में लगी खूंटियों की सहायता से एक लोहे का तार चढ़ा दिया जाता है। यह वाद्य यंत्र एक हाथ से बजाते हुए स्वर देने के लिए प्रयुक्त होता है। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई के हाथ में एकतारा शोभायमान रहता था। इस तरह से ये कुछ बिंदु आपको चौथे यूनिट में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इकाई 5 के बारे में। इकाई 5 का नाम है भारतीय कला इतिहास परिचय के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट आपका 4 नंबर का है। 4 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं और एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं।
आगे बात करते हैं दोस्तों, इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भारत में लोक नाट्य कला का विकास कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक की कालावधि में इस कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं अस्तित्व में आई, परंतु जब तक उनके लिखित रूप होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसी कारण इस चरण को लोक या पारंपरिक लिहाज से जाना जाता था, अर्थात वह नाट्य कला जो केवल मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती रही हो। प्रदर्शन के ज्ञान में भी पारंपरिक नाट्यकला के रूप में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शास्त्रीय नाट्यकला का स्वरूप बहुत ही सख्त और जड़ था, वहीं लोक नाट्यकला की उत्पत्ति ग्रामीण परिक्षेप्य में हुई। इसका उद्देश्य मनोरंजन था और व्याकरण व नियम प्राथमिक नहीं थे। हालांकि लोकनाट्य में भी संगीत, माइम, नृत्य व कथन आदि तत्व मौजूद थे। परिवर्तन का एक और कारक विदेशी आक्रमण रहा। मध्यकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर कई आक्रमण हुए। प्रथा के विपरीत यहाँ पर आक्रमणकारियों ने बसेरा स्थापित कर लिया। भारतीय संस्कृति व विरासत का स्वरूप निर्धारित व मध्य एशियाई संस्कृति का महान संलयन हुआ, जिसका प्रभाव नाट्यकला के दोनों ही पहलुओं में देखा गया। विषय वस्तु और प्रदर्शन स्वरूप, इन दोनों पहलुओं में प्रभाव देखा गया। इस प्रक्रिया से प्रदर्शन कलाओं का एक कैलाइडोस्कोप का अर्थ होता है बहुरूप दर्शक, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो इसका कैलाइडोस्कोप उभर करके आया जिसे लोक नाट्य कहा जाने लगा। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर लोक नाट्य में ध्यान रखना है। बड़ा प्रश्न 4 नंबर का ही आपको पूछ ले तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह से करना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको एक नाम और ध्यान रखना है, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर अविंद्रनाथ। आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो कला है वाश पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने भारत माता नामक चित्र 1905 में बनाया। और वाश पद्धति की चित्रों की विशेषताएं भी जान लेते हैं। तो देखिए 3 विशेषताएं इनकी हैं। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं पर छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास किया गया है एवं नाटकीय प्रभाव भी है। इनमें स्वदेशी विदेशी कला का सामंजस्य भी स्थापित यहाँ पर है। तो ये विशेषताएं भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला यहाँ पर टॉपिक आता है अमृता शेरगिल के चित्रों की विशेषताएं। तो 2 विशेषताएं इनकी हैं। पहली विशेषता है उनके चित्रों में रंग विधान की नवीनता, चमक और रंगों के अत्यधिक विविध रंगते हैं। दूसरी विशेषता है इनके चित्रों में भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी नवलता, रेखा की लय, छंद और रंगों की सबल चेतना यहाँ पर मिलती है। तो ये विशेषताएं भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है राजस्थानी शैली में चित्रित वेशभूषा में कौन से वस्त्र आते हैं। तो पुरुष वस्त्रों की बात करते हैं। पुरुष आकृतियों में घेरदार चुनरी, जामा, पायजामा, कमर का पटका, पगड़ी धारण करे हुए यहाँ पर पुरुष आते हैं, इनकी आकृतियां आती है। और नारी आकृतियों में घाघरा, चोली या कुर्ता, दुपट्टा, पारदर्शी चुन्नी, इस तरह के वस्त्र इनके आते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है कि सांझा कालीन जो चित्रशैली है उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है दरबारी शिष्टाचार तथा बाह्य तड़क भड़क पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस समय के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो ये विशेषताएं भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है राजस्थानी चित्रशैली के बारे में। तो इसमें देखिए कुछ शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि राजस्थान प्रदेश में चित्रकला की समृद्धशाली परंपरा रही है। 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैक शैली की परंपरा में नया क्लेवर लेकर के राजस्थान में जो कला विकसित हुई उसे राजस्थानी चित्रकला कहते हैं। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच माना जाता है। इस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास 16वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य में माना जाता है। उत्पत्ति दोस्तों इसकी जैन चित्रशैली अपभ्रंश से मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी की जो चित्रकलाएं हैं इनकी प्रमुख शैलियों के बारे में। पहली शैली आती है मेवाड़ शैली, जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। मेवाड़ शैली का जो आरंभिक केंद्र है चावंड माना जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ शैली का आरंभिक क्षेत्र क्या है। इसके आरंभिक चित्र जैन शैली से प्रेरित हैं। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृतियां लंबी होती है, चेहरा गोल और उनका अंडाकार होता है। चिबुक, यहाँ पर देखिए चिबुक का नाम भी दोस्तों मैंने आज ही आपका ये यूनिट जब पढ़ रहा था तभी मुझे ध्यान में आया और जब मैंने इसका सर्च किया तो इसका अर्थ होता है ठोडी। तो ठोडी को चिबुक भी कहते हैं। मुझे भी आज ही पता लगा है, तो आपको भी ये जान लेना है कि ठोडी को चिबुक कहते हैं। और गर्दन भारी तथा पुष्ट होती है। मुख पर बड़ी बड़ी मूंछ तथा विशाल नेत्र होते हैं। स्त्रियों की मीनाकृति मछली की जैसी आंखें होती हैं। ठिगना कद होता है। भरी हुई चिबुक, भरी हुई ठोडी, खुले हुए होठ, नासिका, नथयुक्त कपोलों पर झूलते हुए बाल, इस तरह से कपोल हैं, गालों पर झूलते हुए बाल, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ रंगों की विविधता रही है। वृक्षों का चित्रण स्वाभाविक है। पशुओं में हाथी, घोड़े, शेर, हिरण और पक्षियों में चकोर, हंस, मयूर, बगुला, सारस आदि का चित्रण बहुलता से इनमें हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बूंदी शैली के बारे में।
में। बूंदी शैली में देखिए स्त्रियों के रूप में चित्रण में छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका से भरे हुए कपोल और उनकी वेशभूषा में प्राय पायजामा और उस पर पारदर्शी वृक्षों, लताओं, पद्म सरोवरों, मछली और अन्य पक्षियों का सुंदर चित्रण है। प्रवाही रंगों में भू परिदृश्यों का चित्रण इनमें मिलता है। इसके बाद में अगली शैली आती है कोटा शैली। कोटा शैली में देखिए इस शैली में नर नारियों के अंग प्रत्यंगों का अंक पुष्ट एवं प्रभावशाली बना है। भारी और गठीला शरीर, द्विप्ति युक्त चेहरा और मोटे नेत्र, तीखी नाक, पगड़ियां और अंगरखों से युक्त चित्रण उल्लेखनीय है। इस शैली के आखेट दृश्य प्रसिद्ध हैं। तो किस शैली के आखेट दृश्य प्रसिद्ध हैं? तो कोटा शैली। इस तरह से भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। और इसके बाद में अगला हमारे सामने शैली आती है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलगुच्छ ऊंची शिखराकार पगड़ी राजसी वैभव के वस्त्राभूषण प्रभावशाली हैं। स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों का अंकन भी गठीला है। बादाम सी आंख और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग इनमें किया गया है। तो किस शैली के चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है? तो जोधपुर शैली आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली शैली आती है 5वीं नंबर पर बीकानेर शैली। तो इसमें अपनी उदार कल्पना, लयबद्ध सूक्ष्म रेखांकन, मध्य व सुकुमार रंग योजना की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। पुरुष मुखाकृतियों का चौड़ा माथा, लंबे केश, दाढ़ी, मूछों से युक्त वीरभाव के लिए बनाया है। स्त्री आकृतियां इकहरी शरीर वाली, खंजन पक्षी के तीखे नेत्र, पतली कलाइयां, वक्ष कम उभरा हुआ। स्त्री पुरुष पहनावे में मुगल एवं राजपूती सम्मिश्रण इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगली शैली आती है किशनगढ़ शैली में। देखिए इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। पतला लंबा चेहरा, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी तथा नुकीली नाक, पतले होठ, उन्नत चिबुक मतलब कि आपने थोड़ी मैंने पहले बता दिया आपको, और लंबे ठहरे बदन वाली, कमल नयन आदि नारी आकृतियों का चित्रण इस शैली की विशिष्टता रहा है। यहाँ के राजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार निहाल चंद। तो देखिए किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं निहाल चंद ने सावंत सिंह की प्रेयसी बणिठनी और सावंत सिंह के प्रेम भाव को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। और इस शैली का प्रसिद्ध चित्र बणिठनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आता है जयपुर शैली के बारे में। देखिए जयपुर शैली आती है। इस शैली में पुरुषाकृतियां मध्यम कदकाठी, गोल चेहरा, ऊंचा ललाट, छोटी नाक, मोटे अधर, मांसल चिबुक, मीनाकृति नयन आदि से युक्त चित्रित किया गया है। वे वस्त्राभूषणों में मुगलिया जामा, कमर पर पटका और पायजामे से युक्त चित्रित हैं। स्त्री आकृतियों के मीनाकृति नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे हिंगुली अधर, अलंकृत राजस्थानी मुगल मिश्रित वस्त्राभूषण के युक्त चित्रण इनमें दिखाई देते हैं। और शैली देखिए आपको पूरी शैली ना पूछ करके एक प्रॉपर शैली के बारे में पूछ सकता है कि जयपुर शैली की विशेषताएं बताइए या फिर कोटा शैली की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से पूछ सकता है। या फिर 2 शैलियों में आपको अंतर करवा सकता है कि इनमें अंतर बताइए। तो नॉर्मल जो डिटेल्स है वो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। या फिर 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है पूरा ही की शैलियों के बारे में बताइए, मुख्य शैलियों के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है मुगल शैली के बारे में। तो देखिए प्रमुख केंद्र है मुगल शैली के दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। ये आपको ध्यान रखना है। और मुगल कालीन चित्रकला के इतिहास में जहांगीर के शासनकाल को श्रवणकाल कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और मुगल चित्रशैली पर ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय शैलियों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारतीय कला मंदिर का। प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का विकसित रूप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफा के भित्ति चित्रों को भारतीय कला मंदिर कहा जाता है। तो अजंता के बारे में अब और डिटेल में हम बात करते हैं। तो देखिए अजंता की चित्रण विधि के बारे में पहले बात करते हैं। तो अजंता के भित्ति चित्रण विशिष्ट तकनीक से बनाए गए हैं। सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण करके उसकी दीवारों पर खड़िया, गोबर, बारीक बजरी आदि का लेप तैयार करके गुफा की खुरदरी दीवार पर प्लास्टर की तरह लगाया जाता है और गीले प्लास्टर पर ही खनिज रंगों द्वारा चित्रण किया जाता था। काले रंग के लिए काजल को काम में लिया जाता था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अजंता के चित्रण जो है रेखा प्रधान है। चित्रकारों ने रेखीय सौंदर्य को महत्व दिया है। केवल कुछ ही रेखाओं से संपूर्ण मनोभावों को व्यक्त करने में अजंता के चित्रण जो है अनुपम उदाहरण यहाँ पर है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये रेखाएं लयात्मक, प्रवाहमान और कोमल लोच युक्त होने के साथ साथ उभार, घनत्व और गोलाई लिए हुए होती है। रेखाएं जो हैं भावों के अनुरूप सृजित हुई हैं। ये रेखाएं जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को प्रकट करने वाली होती है। और इसके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चित्रों की बात करते हैं। तो देखिए अजंता में बुद्ध की जातक कथाओं का विस्तार से अंकन हुआ है, किंतु वर्तमान में गुफा संख्या
9, 10, 16, 17, 1, 2 में चित्र सुरक्षित हैं। इन चित्रों में बोधित्व, पद्मपाणि, बोधित्व, ब्रजपाणि, महाहंस जातक, कपि जातक, सर्वनाथ, मार विजय, 6 दंत जातक आदि इसमें चित्र हैं। और इसके बाद में दोस्तों इसका एक प्रचलित चित्र है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें राजकुमारी की भावभंगिमा, मुद्राएं और अलसता में डूबी देह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। परिचायिकाएं जो हैं सेवारत हैं, राजकुमारी की जो सेविकाएं हैं वो इसकी सेवा में लगी हुई हैं। चारों ओर जीवन के प्रति निराशा व्याप्त है। मृत्यु के भय से कंपकंपाते हुए होठ, झुकती हुई गर्दन, गिरती हुई पलकें, आंखों से बहते हुए आंसू और लटकते हुए बाहु चारों ओर से व्याकुलता दर्शा रहे हैं। इसमें करुणा की पराकाष्ठा है। यह गुफा संख्या 16 का चित्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूर से। इसके बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। तो देखिए पहला बिंदु आता है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्षस्थ परगहा से लिया गया है। और अगला पॉइंट आता है कांसे की नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि मूर्तियां क्या होती है। परिभाषा अगर आपको पूछी जाती है तो उसमें आपको लिखना है कि किसी भी धातु, अष्टधातु अथवा कृत्रिम धातु, रत्न, कांच और मुलायम पत्थर, मसाले, कच्ची या पक्की मिट्टी, मोम, लाख, हाथीदांत, लकड़ी, कागज की लुगदी आदि को उनके स्वभाव के अनुसार, अब देखिए आदि जो होते हैं, अब धातु को पीट करके कर दिया या फिर उनको पिघला करके आकृति दी है मूर्ति की, और लकड़ी हुआ तो लकड़ी को काट करके आकृति बनाई गई है, तो उनके स्वभाव के अनुसार गढ़ करके, खोद कर, पीट कर बनाई गई आकृति को मूर्ति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला मुख्य बिंदु आता है ढूंढाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ शैली की उपशैलियां देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, देसूरी, सावर, सापुरा, भूमठ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है कि शोकाकुल स्त्री का चित्र जो है बाघ की चौथी गुफा के दरवाजे पर स्थित है, और इसमें दुखपूर्ण मुद्रा में एक उच्च वर्गीय नारी का चित्रण है। बाघ गुफाओं की चित्र शैली अजंता शैली का आधार रूप है, जो भगवान बुद्ध के पवित्र जीवन से संबंधित है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है कि जादू टोने के चित्र दक्षिणी भारत में स्थित वायनाड के एडकल की गुफा में बने हैं। वायनाड की एडकल की गुफा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मरते हुए भैंसे का चित्र सिंघनपुर गुफा में स्थित है। और इसके बाद में अगला अंतिम बिंदु आता है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों में लाल, काला, सफेद रंग प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ बिंदु दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखना है। इस तरह से हमने कला शिक्षा का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है, सभी यूनिट के बारे में चर्चा कर ली है, सभी यूनिट के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करी है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। हम उस टॉपिक पर, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत रहती है मान लो, तो उस टॉपिक पर पर्टिकुलर अलग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर मैसेज करके बता दीजिएगा। इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।